नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आपको हम आज की बड़ी खबरों की चार अलग अलग तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। पहली खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश में कानून का राज दिखा। प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं हुई और आपको बता दें अलीगढ़ में पहली बार सड़क पर नमाज नहीं हुई। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दरअसल सीएम योगी का ये आदेश माना। पुलिस ने इसको लेकर पर्याप्त इंतजाम किए हुए थे। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी लखनऊ से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 करीब है। आम चुनाव को देखते हुए सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाने शुरू कर दी है। इसी बीच आरएसएस प्रमुख यानी कि मोहन भागवत उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। आपको बता दें आरएसएस चीफ का यह यूपी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक संघ प्रमुख मोहन भागवत 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक यूपी के प्रवास पर रहेंगे। संघ प्रमुख लखनऊ के अलावा अयोध्या भी जाएंगे और इस दौरान मोहन भागवत संघ की कई अहम बैठकों में शामिल होंगे। तो चलिए तीसरी बड़ी खबर सहारनपुर से होगी, जहां पर चंद्रशेखर आजाद पर हमले मामले में एक चौंका देने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। यह बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले क्षत्रिय ऑफ कमेटी, जो कि एक फेसबुक पेज है, और इस माध्यम से चंद्रशेखर आजाद को धमकी दी गई थी। हमले के बाद इस पेज पर लिखा गया कि बच गया दोबारा नहीं बचेगा। चौथी बड़ी खबर चमोली से है, जहां देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ समेत अन्य जिलों के नाम भी शामिल हैं। इसके साथ ही पहाड़ी जिलों पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बना हुआ है। इसी बीच चमोली जिले से एक मामला सामने आया। यहां पर बारिश के कारण पार्किंग में खड़ी गाड़ियां मलबे की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के मुताबिक चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर के नेगवाड़ में देर रात बारिश हुई। इसके चलते पार्किंग में खड़ी कई वाहन भी मलबे की चपेट में आ गए। तो चलिए 4 बजे की 4 बड़ी खबर शुरू करते हैं। लखनऊ से आ रही इस बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश में कानून का राज दिखा है और प्रदेश में सड़क पर नमाज नहीं हुई। संभल के सभी मस्जिद तथा ईदगाह में ईद की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई है। सभी जगह शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। पुलिस अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद है। यहाँ पर यह ज्ञातव्य हो कि शासन की गाइडलाइंस के अनुसार ईद की नमाज सभी जगह पर मस्जिदों तथा ईदगाह के अंदर संपन्न कराई गई। किसी भी स्थान पर सड़क पर कराने पर इस पर प्रतिबंध था, जिसका सख्ती से पालन कराया गया। इस खबर पर हमारे साथ अभिषेक लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी से ये तो नहीं कहना चाहिए कि पूर्ववर्ती सरकारों में क्या होता था, लेकिन एक वो तस्वीरें भी हमने देखी है जब हम हमारे दर्शकों को 10 तस्वीरें 8 तस्वीरें दिखाते थे मुरादाबाद की और तमाम जिलों की, और उसमें हम ये दिखाते थे कि देखिए सड़कों पर कितना हुजूम नजर आया, वहां पर नमाज अदा की गई। लेकिन इतने बड़े सूबे में सीएम योगी की ये अपील और उसे माना गया, तो कहीं ना कहीं ये जरूर माना जाए कि सीएम योगी की अपील का एक बड़ा असर देखने को मिला। बिल्कुल, पहले पूर्ववर्ती सरकारों की बात कर ली जाए, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे। आलम यह था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के फ्लाईओवरों पर बाकायदा नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री और सरकार के वजूद आने के बाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कमान संभालने के बाद से ही पहली बार कहा जाए कि इस तरह की अपील की गई कि सड़कों पर जो रास्ता है वो अवरुद्ध ना हो, आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए। इसको लेकर उन्होंने धर्मगुरुओं से भी अपील की कि वो आगे आए, वो लोगों से अपील करें। धर्मगुरुओं ने भी बाकायदा अपील की और आज वो दिन है जो हम देख रहे हैं कि आज ईद के दिन ना कोई सड़क पर नमाज पढ़ते हुए दिखा, कुर्बानी को लेकर भी ना सड़कों पर ना ऐसी जगहों पर, सार्वजनिक जगहों के आसपास भी कहीं कोई कुर्बानी नहीं की गई। जो कुर्बानी के लिए जगह निर्धारित की गई थी उन्हीं जगहों पर जाकर कुर्बानी भी दी गई। और इसी तरह से इसका अनुपालन करते हुए 33,000 से ज्यादा ईदगाह और मस्जिदों को मिलाकर, जहां अंदर ही लोगों ने शेडेड एरिया के अंदर ही बाकायदा नमाज अदा की ईद की, और सड़कों पर एक भी कोई ऐसी बात नहीं आई। साथ ही साथ इसके अलावा धर्मगुरुओं से भी अपील की गई थी कि वो खुलकर आए और सामने अपील करें लोगों से कि वो सड़कों पर नमाज पढ़ने की वजह से क्या क्या लोगों को परेशानी होती है, सड़कें किस तरह रुक जाती हैं, रास्ता रुक जाता है, और लोगों के अंदर भी सेंटिमेंट्स हैं, भावनाएं हैं, वो आहत होती है। इस तरह की कोई बात ना हो, इस तरह कोई रूमर ना फैले। और सुरक्षा के लिहाज से भी 2200 से ज्यादा चिन्हित किए गए थे वो स्पॉट्स जो अति संवेदनशील थे। वहां जमीन से लेकर आसमान तक, यानी ड्रोन के जरिए आसमान से और जमीन पर यूपी पुलिस के जवान
पैरामिलिट्री फोर्सेस बाकायदा तैनात की गई थी कि कहीं पर भी इस तरह की कोई भी सुगबुगाहट आती है तो उसको त्वरित कार्रवाई की जाए उस पर। लिहाजा इन सारे जो इंतजाम किए गए थे, जो प्लानिंग की गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से खुद, उसका नतीजा है कि कहीं कोई भी बात, कोई भी घटना रिपोर्ट नहीं हुई और शांतिपूर्ण तरीके से जो ईद उल फित्र का जो त्योहार है ये संपन्न होता नजर आया है। ना सिर्फ कुर्बानी को लेकर, ईद की नमाज अदा किए जाने को लेकर, साथ ही साथ कई बार ऐसे मौकों में जो शरारती तत्व होते हैं वो अफवाहें फैलाते हैं। सोशल मीडिया पर भी खासतौर पर यूपी पुलिस की सोशल मीडिया टीम ने भी खासतौर पर नजर रखी थी, किसी तरह की कोई अफवाह ना उड़े, किसी तरह की कोई भ्रांति ना फैलाई जाए, कोई भ्रामक सूचना पास ऑन ना हो जिसकी वजह से कोई इस तरह के अफरा तफरी का माहौल बने। लिहाजा इसको लेकर भी खासतौर पर एहतियात बरती गई थी और उसका नतीजा है कि आज इस पूरी कवायद को हम सफल होते हुए देख रहे हैं और कोई भी किसी भी तरह की घटना रिपोर्ट नहीं हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये जरूर समझा जाए अभिषेक कि उत्तर प्रदेश ने ये जो नजीर पेश की है ये देश के जो बाकी राज्य हैं, जैसे चाहे अगर हम साउथ के तरफ हैदराबाद का रुख करें तो वहां से जरूर कुछ तस्वीरें शायद ऐसी ना हो जैसी यूपी ने दी है, या पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें ना देखने को मिल पाए, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ज्यादा मेजोरिटी वाला राज्य, उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें सामने आना तो ये बहुत न केवल अच्छा भी है बल्कि साथ ही साथ भविष्य के लिए भी ये माना जा सकता है कि अब जो पुराना पैटर्न चला आ रहा था या पैटर्न बना लिया गया था उससे जरूर बदला गया है ताकि लोगों को भी असुविधा ना हो। बिल्कुल, और इसी बात का ध्यान दिया गया था कि किसी की संवेदना हर्ट ना हो, किसी के कोई सेंटिमेंट, धार्मिक भावनाओं को आहत ना किया जाए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों को भी परेशानी ना हो। बड़ी आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, सभी धर्मों का सम्मान है संवैधानिक आधार पर भी, और मुख्यमंत्री भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर सड़कों पर नमाज होती है, इस तरह की चीजें होती हैं तो बिल्कुल जो बाकी लोग हैं उनको, जो आम सड़क पर चलने वाले लोग हैं उनको परेशानी होती है। लिहाजा इसको लेकर ये कवायद की गई थी जो बिल्कुल सफल होती नजर आई। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों से साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा होगा। तो आपको बता दें 2024 से पहले मोहन भागवत का यूपी दौरा होगा, यूपी के कई जिलों का दौरा करेंगे। और अब देवबंद से बड़ी खबर, चंद्रशेखर आजाद पर हमले का मामला, गोलीकांड मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। चंडीगढ़ के रहने वाले विकास कुमार के नाम पर है कार का 1 साल पहले चालान भी हुआ था और कार के मालिक ने इसके 500 रुपए चालान भी भरे थे। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ से ये कार चोरी हुई थी। सूत्र बता रहे हैं कि अब तक मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मेरठ से भी एक युवक की गिरफ्तारी हुई है। देर शाम तक घटना का पर्दाफाश कर सकती है पुलिस। तो देवबंद से हम आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। गोलीकांड मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। चंडीगढ़ के रहने वाले विकास कुमार के नाम पर है कार का 1 साल पहले चालान भी हुआ था। और आपको बता दें, सूत्र बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले ये कार चंडीगढ़ से चोरी हो गई थी। चंद्रशेखर आजाद पर हमले का मामला, ये बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं। गोलीकांड मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो आपको बता दें कि जो कार पकड़ी गई उसका 1 साल पहले चालान हुआ था, ये बात निकलकर सामने आ रही है। तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है देवबंद से, ये बड़ी खबर है। चंद्रशेखर आजाद पर गोलीकांड मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ दिन पहले चंडीगढ़ से कार चोरी हुई थी। और चलिए चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले से जुड़ी एक बड़ी खबर बताते हैं। 4 दिन पहले चंद्रशेखर को जान से मारने की धमकी मिली थी। क्षत्रिय ऑफ कमेटी फेसबुक पेज से धमकी दी गई थी। इंडिया न्यूज पर यह एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। तो 4 दिन पहले चंद्रशेखर आजाद को धमकी दी गई थी और आपको बता दें ये
बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज पर इस समय एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यह एक्सक्लूसिव जानकारी है। सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है कि क्षत्रिय ऑफ अमेठी फेसबुक पेज से ये धमकी दी गई थी और हमले के बाद लिखा था कि बच गया दोबारा नहीं बचेगा। चंद्रशेखर आजाद पर हमले के मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। सोशल मीडिया पर की गई एक अभद्र टिप्पणी को संज्ञान में लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आर्मी प्रमुख पर सोशल मीडिया पर की गई एक अभद्र टिप्पणी को संज्ञान में लेते हुए कल देवबंद में हुए भीम आर्मी चीफ के ऊपर जानलेवा हमले को लेकर इंडिया न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया है। कहीं ना कहीं अमेठी कनेक्शन सामने आ रहा है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जिस तरीके से कल जानलेवा हमला हुआ है, उसके 4 दिन पूर्व क्षत्रिय ऑफ अमेठी के पेज से एक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया था कि चंद्रशेखर को जो भी मारेगा वह अमेठी का ठाकुर मारेगा। उसी के 4 दिन बाद जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जानलेवा हमला होता है और वो बाल बाल बच जाते हैं, उसके तुरंत बाद उसी फेसबुक अकाउंट से फिर एक पोस्ट जारी की जाती है और यह कहा जाता है कि अब की बार बच गया लेकिन दोबारा नहीं बचेगा। कौन इस फेसबुक अकाउंट को ऑपरेट कर रहा था, किस तरीके का खुलासा होता है, आखिर यह जो फेसबुक अकाउंट का जो ऑपरेटर है वह अमेठी पुलिस के हाथों मिलता है, पकड़ में आता है या फिर बचता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिलीप यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी। कल देवबंद में हुए भीम और दिलीप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप, ये एक्सक्लूसिव जानकारी इस समय इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है कि ये फेसबुक पेज के माध्यम से ऐसा लिखा जा रहा था चंद्रशेखर आजाद के लिए, लेकिन अब ये बताइए कि पुलिस के पास क्या साक्ष्य लगे हैं इस पूरे वाकये को लेकर। देखिए विवेक, आपको बता दें कि जैसे ही देवबंद में कल भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में ही जो है, क्योंकि एक बड़े नेता माने जाते हैं दलित समाज के, तो ऐसे में जिस तरीके से ये पोस्ट सामने आई और ये पोस्ट क्षत्रिय ऑफ अमेठी के नाम से पोस्ट जो है पेज था, उससे पोस्ट की गई थी कि जो है चंद्रशेखर आजाद को जो भी मारेगा वो अमेठी का ठाकुर मारेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं अमेठी में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 66 आईपीसी के तहत, आईटी एक्ट के तहत और 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जो है आईटी की टीम लगा दी गई है। वो जो पेज है उसकी जो डिटेल है उसको खंगाली जा रही है और टीमें भी लगा दी गई हैं, क्योंकि उसके बाद किस तरीके से वीडियो भी सामने आ गया है, क्योंकि ये वीडियो है उसमें साफ तौर पर 2 युवक हैं, वो साफ तौर पर धमकी देते हुए भी नजर आ रहे हैं और हाँ। उस पर कहीं ना कहीं ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, कहीं ना कहीं इससे पहले भी अगर चंद्रशेखर की बात की जाए तो लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो उनके बयानों का भी जिक्र करते हुए उनको धमकी दी गई है कि वो उनको जो है कहीं ना कहीं ठीक कर दिया जाएगा, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। तो इन सब मामलों पे जो है अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके अमेठी पुलिस की जो टीमें हैं पूरी तरीके सक्रिय हो गई हैं। जो दोनों युवक हैं उनकी तलाश जारी कर ली गई, तलाश की जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ जो हैं वो खाली हैं। विवेक, बिल्कुल समझ सकते हैं दिलीप, और जाहिर सी बात है जो जानकारी इस समय पुलिस के पास लगी है कहीं ना कहीं ये जानकारी मददगार साबित होगी। आपका धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं सहारनपुर की। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी ने कहा कि चंद्रशेखर को लगातार सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही थी, जिसमें उन्होंने पुलिस को अवगत भी कराया था। अभी भी लगातार उन्हें धमकी दी जा रही है। फेसबुक पर अमेठी क्षत्रिय समाज द्वारा भी जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके बावजूद सरकार मौन है। अब उनका बुलडोजर कहां है उनकी रासुका पर कार्रवाई। उन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर मिहिर भोज से जोड़कर देखते हुए कहा कि उस पर चंद्रशेखर ने कमेंट किया है, जिसके बाद
ये हमला हुआ। इससे पहले भी 2 हमले हो चुके हैं और लगातार सरकार से सुरक्षा की मांग कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। वो दलितों, पिछड़ों की आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर की जान की ओर ध्यान नहीं दे रही है। और चलिए अब चमोली से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड हुआ है। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया। उत्तराखंड जाने वाले लोगों को भी सावधान किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लैंडस्लाइड देखने को मिला। चमोली की ये तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से ऐसा हुआ। तो बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी ब्लॉक हो गया है। भारी बारिश इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। भारी बारिश के चलते ऐसा हुआ। तो चमोली की ये तस्वीरें हैं समय आपके स्क्रीन पर। चमोली में लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें सामने आई हैं और बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ। तो बारिश इसका एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। इसके चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे भी ब्लॉक हो गया है। अभिषेक हमारे साथ खबर पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कितना समय लग जाएगा ये रास्ता बहाल होने में? देखिए, अभी 7 से 8 घंटे अभी तक हो चुके हैं और ये मलबा जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द ये जो मलबा है उसको हटाया जाए, और क्योंकि जाम बहुत लंबा हो गया है और जिसको सुचारू करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। फिलहाल ये जो स्पॉट है यहाँ पर ये हादसा जो हुआ है, यानी जो चट्टान गिरी है, मलबा काफी आ गया है। ये दरअसल 4 धाम का जो प्रोजेक्ट है और वेदल रोड का, ये वो प्रोजेक्ट चल रहा था और वहां पर जो है पहाड़ की कटिंग हुई थी और ये ज्यादा बारिश होने की वजह से जो है वहां पर ये चट्टान जो है गिरकर और वहां जो रोड है वहां पर जो है मलबा आ गया है। फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको हटाया जाए। और ये जो जगह है यहाँ से 40 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ है। सोच सकते हैं कि यात्रा जो है अभी चरम पर है और कितना क्राउड वहां पर है, तो सोच सकते हैं कि प्रशासन भी कितनी मुस्तैदी से, कितनी तेजी से वहां पर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। बिल्कुल, और बिल्कुल। इसके साथ चमोली जो मुख्यालय है वो यहाँ से महज 4 किलोमीटर है। यानी कुछ जो लोग हैं, जो जाम जो लगा हुआ है, तो कुछ लोगों को चमोली से पहले रोक दिया जा रहा है। उनके लिए बेहतर है क्योंकि चमोली जो है मुख्यालय है, वहां पर जो है काफी चीजें व्यवस्थित है और काफी चीजें वहां पर लोगों को मिल भी जाएंगी। लेकिन आगे की तरफ जो जहां इस मलबे की आगे की तरफ जो बद्रीनाथ का जो रास्ता है वहां पर जो है लोगों को फिलहाल दिक्कतें हैं और उसी दिक्कतों को देखते हुए जो है प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाकर यात्रा जो है वो सुचारू कर दी जाए। जी बिल्कुल, समझा जा सकता है। अभिषेक, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, शुक्रिया आपका। और चमोली की तस्वीरें आप देख रहे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, नोएडा की बात करते हैं। सुपरटेक के मालिक की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। ईडी की 12 दिन की कस्टडी में सुपरटेक के मालिक को भेजा गया। दूसरे डायरेक्टर्स पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और आपको बता दें, ईडी की कार्रवाई के बाद फ्लैट बायर्स भी फंसे हैं। 18 प्रोजेक्ट के 24,000 फ्लैट बायर्स की मुश्किलें बढ़ी हैं। सुपरटेक बिल्डर पर 5,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। नोएडा प्राधिकरण का भी 3,000 करोड़ रुपए का बकाया है। ग्रुप हाउसिंग में 829 करोड़ का बकाया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का 1,000 करोड़ का बकाया है। यमुना प्राधिकरण का 1100 करोड़ का बकाया है। ग्रुप हाउसिंग, कमर्शियल समेत 50,000 निवेशक फंस गए। आरके अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद अब ये प्रोजेक्ट भी अधर में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 18 प्रोजेक्ट के 24,000 फ्लैट बायर्स, यानी कि जो 24,000
फ्लैट बायर्स हैं, जिन्हें फ्लैट खरीदना था, उनकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मिर्जापुर में साध्वी की मौत के मामले में परिजनों की तहरीर पर एक महिला के खिलाफ पुलिस ने 302 का केस दर्ज किया। आपको बता दें, अदालत थाना क्षेत्र के वैकुंठपुर गांव स्थित निष्काम सेवा आश्रम ट्रस्ट की साध्वी भूज्योति और भूमिका देवी का शव आश्रम के एक कमरे के अंदर मिला था। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बीएचयू भिजवाया। पीएम रिपोर्ट में साध्वी के शव के ऊपर एक विशेष प्रकार का लेप पाया गया है, जिसके चलते साध्वी की बॉडी धीरे धीरे सड़ रही थी। महाराष्ट्र से आए साध्वी के परिजनों का भी डीएनए जांच के लिए लिया गया। परिजनों ने एक महिला के खिलाफ शंका के आधार पर प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर थाना अदलाहट पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें, साध्वी का भूमाफियाओं से आश्रम की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। फिलहाल हत्या और आत्महत्या के एंगल पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जनपद मिर्जापुर में थाना अदलाहट क्षेत्र में 22 तारीख को आश्रम में एक साध्वी, उनका शव बरामद होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे तत्काल मौके पर पहुंच के शव को पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। लोकल पीएम के दौरान जो डॉक्टर्स थे, उनके द्वारा बताया गया कि बॉडी का ममीफिकेशन हो गया है और इसलिए इसको फर्दर पीएम कराने के लिए बीएचयू बनारस भेजना पड़ेगा। और फिलहाल के लिए बड़ी खबर में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।